हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सुजीत लाठर स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और हमने एक सीडीपी की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें आज हम रीट 2018 का जो सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम था इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सीडीपी में कुल 30 क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिटेल तरीके से समझेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक टीचर से क्या एक्सपेक्टेशंस नहीं की जा सकती? सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, तो ये बात तो सही है, ये टीचर का कार्य भी है। दूसरा, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, ये भी एक टीचर के लिए एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। जो स्वाध्याय वर्ड है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि बच्चे अपने आप से पढ़ें, उनको फ्रीली छोड़ दिया जाए स्टडी के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे फ्री टाइम में या उनको छोड़ दिया जाए तो वो पढ़ें ही, वो शोर शराबा भी कर सकते हैं, वो बातचीत भी कर सकते हैं। बच्चों को क्या चाहिए, उनके लिए एक निर्देशन करने वाला या उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर कुछ किया जाता है तो वो किया जा सकता है, टीचर वहां पर मौजूद रहकर। लेकिन स्वाध्याय के लिए उनको फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। ऑप्शन डी है शिक्षण विधियों को समायोजित करना। जो शिक्षण विधियां हैं, अगर बात की जाए शिक्षण विधियों की, तो जो टीचिंग मेथड है उनको समायोजन करना या उनका एडजस्टमेंट करना भी एक टीचर का ही कार्य होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या हो सकता है? तो जो आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशेंट का जो फॉर्मूला, इंटेलिजेंस क्वोशेंट बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है, वो 1912 में सैटर्न के द्वारा दिया गया था। और उसमें 1916 में इनटू में 100 का कॉन्सेप्ट जो है वो थर्मन के द्वारा जोड़ा गया था। इस बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं जो पास्ट की टेस्ट सीरीज थी उनमें। तो इसका हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मेंटल एज अपॉन रियल एज या क्रोनोलॉजिकल एज 9 इनटू में 100, ठीक है। तो यहां पर अब 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच गया, 100। जो भी बच्चा 100 के आसपास अगर उसकी आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशेंट आती है तो वो जो बच्चा होता है वो किस कैटेगरी का होता है? एवरेज चाइल्ड होता है, वो औसत कैटेगरी का बच्चा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से स्वालीनता के लक्षण है? कौन से स्वालीनता के लक्षण है? सबसे पहली बात तो स्वालीनता का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटिज्म। कई बार हिंदी में भी ऑटिज्म वर्ड लिखकर आ जाता है। क्या होता है? ऑटिज्म। ऑटिज्म। अब इस टाइप के जो बच्चे हैं या इस ऑटिज्म लक्षण या स्वालीनता के लक्षण से ग्रसित अगर कोई बच्चा है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? तो कमजोर सामाजिक व्यवहार, है ना, पुअर सोशलाइजेशन उसमें देखने को मिलेगा बच्चे में। रूढ़िबद्ध व्यवहार या इसको हम कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप बिहेवियर, है ना, ये भी देखने को मिलता है इस टाइप के बच्चे में। कमजोर संप्रेषण, पुअर कम्युनिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार और कमजोर संप्रेषण, सभी प्रकार के जो लक्षण है वो स्वालीनता से ग्रसित बच्चे में पाए जाते हैं। ऑटिज्म डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ऑटिज्म डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इसमें मात्रात्मक, मात्रात्मक का मतलब यहां क्या हो जाएगा? क्वांटिटी की बात हो रही है, जिसको मेजर किया जा सकता है। क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? कितनी मात्रा में है ना। जैसे 5 किलो आपने कोई आटा लिया, कुछ भी है तो वो मात्रा है। विकास जो है, डेवलपमेंट, विकास का, डेवलपमेंट का केवल अनुमान लगाया जा सकता है ना। इसका कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, इसको मात्रा में नहीं बता सकते। वृद्धि जो है इसको फिर भी मेजर किया जा सकता है। मेजर जैसे अगर किसी की लंबाई है तो हम बता सकते हैं कि भाई उसकी लंबाई इतनी है,
है ना, और उसका भार इतना है, इसमें इतनी ग्रोथ हुई है, तो इसको मात्रात्मक तरीके से क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। क्वांटिटिव प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता प्रक्रिया के रूप में है। संतुलन की अगर बात करें तो संतुलन जो है ये जीन पियाजे से संबंधित है, और संतुलन का मतलब होता है एक नई स्थिति और पुरानी स्थिति के बीच को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको संतुलन कहते हैं, लेकिन इसको मेजर नहीं किया जा सकता। अगर बात की जाए परिपक्वता या मैचुरेशन की, तो परिपक्वता को भी मेजर नहीं किया जा सकता, इसको केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी ऐसा देखा होगा कि किसी बच्चे की एज है वो कम है, मान लो 10 वर्ष का बच्चा है, लेकिन उसका जो मैचुरेशन लेवल होता है, उसमें परिपक्वता है, वो एक बड़े व्यक्ति से थोड़ी कम मिल सकती है, उसकी समझ हमें थोड़ी अलग लेवल की मिल सकती है। कई बार एक जो बड़ा व्यक्ति होता है या अडल्ट जिसको हम कहते हैं 40 से 50 वर्ष की आयु का व्यक्ति है, उसमें भी हमें मैच्योरिटी जो है, परिपक्वता वो कम देखने को मिल सकती है। तो लेकिन इसको हम क्या नहीं कह सकते, इसको मात्रात्मक रूप से नहीं मेजर किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। तो दोनों की बात हो रही है, पेरेंट्स की भी और टीचर की भी। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि जेंडर एजुकेशन जो है ये बच्चे को मिलनी ही चाहिए। ये दोनों का दायित्व तो बनता है, माता पिता का भी और टीचर का भी, ठीक है। उचित वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, यानी कि अगर बच्चों को जरूरत हो तो उनको गाइडेंस और उनको काउंसलिंग सर्विस है उसकी भी हेल्प मिलनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी जो हैं वो क्या है, बातें सही हैं, तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। क्रियात्मक शोध की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, क्रियात्मक शोध जो है ये किससे संबंधित है, क्रियात्मक शोध स्टीफन कोरे से संबंधित है। स्टीफन कोरे क्रियात्मक शोध के जनक माने जाते हैं, स्टीफन कोरे। पास्ट की एक टेस्ट सीरीज में मैंने इसके बारे में बताया भी है, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है। बात ये किसकी कर रहा है, क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, वो बताना है हमें। तो इसमें क्या संबंधित नहीं है, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है, सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है क्रियात्मक शोध, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिक समस्या। इस वर्ड को देखिए, क्रियात्मक जो शोध होता है ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है और ये व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक बिल्कुल नहीं होता। त्वरित चिंताजनक समस्या, त्वरित चिंताजनक समस्या मतलब इमीडिएट जो प्रॉब्लम है उसको कंसर्न करने के लिए तुरंत चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, तो ये बात भी सही है। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया, बिल्कुल ये क्रिएटिव प्रोसेस होती है एक प्रकार की, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन। तो बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं, किसको छोड़कर, ऑप्शन बी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत हमने पढ़ा है, प्रयास और भूल सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड। उसमें थॉर्नडाइक ने बताया है कि बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए, पहले बच्चे अधिगम के लिए या एजुकेशन के लिए तैयार होंगे तथा उन्हें तैयार होने के बाद ही किसी कार्य को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो उन्होंने जो अधिगम किया शिक्षा के क्षेत्र में जो 3 प्रमुख नियम दिए हैं, उसमें पहला नियम क्या है अपना, तैयारी या तत्परता का नियम है, दूसरा क्या है, अभ्यास का नियम है, और तीसरा क्या है, प्रभाव या परिणाम का नियम है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, ये नियम पहला बिल्कुल सही है, उनके अनुसार शिक्षक को ये लागू करना चाहिए। लेकिन बात किसकी हो रही है, नहीं लागू करने की। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि, खोज जो विधि है इसके बारे में कभी भी थॉर्नडाइक ने बात नहीं की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। खोज विधि के बारे में बात नहीं की कभी भी थॉर्नडाइक ने। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए, सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। एक बार हम डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेकिन ऑप्शन डी भी एक बार हम थोड़ा देख ही लेते हैं क्या है। जहां तक शिक्षक को
जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए बाल्यावस्था के दौरान, कौन सी बाल्यावस्था के, मतलब खालिस्तान बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। तो देखिए एक जो बच्चा होता है वो बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा क्या होता है? इगोसेंट्रिक होता है, आत्म केंद्रितता की उसमें प्रबलता पाई जाती है। अब इस क्वेश्चन को समझिए कि अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता, यानी कि अगर उसको कोई चीज पसंद आ गई तो वो उस चीज के लिए, चाहे किसी बच्चे से दूसरे बच्चे से वो खिलौना छीन लेगा, चाहे वो दूसरा बच्चा है वो काफी दुखी हो जाए, रोने लग जाए, लेकिन उसको अपने आप से मतलब रहता है, उसको दूसरों के नजरिए से, दूसरे की खुशी से कोई मतलब नहीं रहता। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? आत्म केंद्रस्थ कहें या ईगो सेंट्रिज्म। इसमें आपको ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना है कि जो जनात्मवाद है, एनिमिज्म है ना, एनिमिज्म, जीववाद, ये इस वर्ड का मतलब भी क्या होता है? जीववाद ही होता है। तो ये बच्चों में किस कैटेगरी में पाया जाता है? ये जीन पियाजे जब हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने बता रखा है आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है, या बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, यह साधारणतः अधीनता या उत्कर्ष को ज्यादा बल देने लगता है। ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? ठीक है, किसके अकॉर्डिंग ये हीन भावना है? तो देखिए हम इस क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है इसको समझिए थोड़ा। पहला ऑप्शन हमें कह रहा है कार्ल गुस्ताव जुंग। जुंग जो है, जुंग ने क्या किए हैं? जुंग ने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर, है ना। इसमें इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, और एम्बीवर्ट है, तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। सिगमंड फ्रायड का संबंध है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से। अगर बात की जाए कैरेन हॉर्नी की, तो कैरेन हॉर्नी ने न्यूरोटिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, या थ्योरी ऑफ न्यूरोटिक नीड्स कह सकते हैं, है ना। थ्योरी ऑफ न्यूरोटिक नीड्स किससे संबंधित है? कैरेन हॉर्नी से। एल्फ्रेड एडलर और जुंग सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे, और इसमें जब आपने पढ़ा था तो शायद आपको थोड़ा ध्यान भी हो, एल्फ्रेड एडलर जो है नव मनोविश्लेषणवादी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, नव मनोविश्लेषणवादी एल्फ्रेड एडलर के द्वारा बताई गई बात है, या उनके द्वारा बोला गया कथन है। ठीक है, उन्होंने ही क्या कहा है? इसको हीन भावना कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर वांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया है, वांडुरा तथा वाल्टर ने जिस पर बल दिया है, तो वह कौन सा इसके अनुसार सही राइट ऑप्शन होगा? तो देखिए ऑप्शन जो पहला है पुरस्कार तथा सजा। पुरस्कार तथा सजा के बारे में अगर बात की जाए, आप ध्यान से इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखिए, तो इसके बारे में नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में किसने डिस्कशन किया था? नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था, कोहलबर्ग ने इस बारे में डिस्कशन किया है, तो ये ऑप्शन तो इसका नहीं होगा। नेक्स्ट है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। तो वांडुरा और वाल्टर ने किस पर बल दिया है? निरीक्षण युक्त अधिगम और अनुकरण पर बल दिया इन्होंने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। स्व वास्तविकीकरण पर भी इन्होंने बात नहीं की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? नहीं वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत रहती है। एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, बात बिल्कुल सही है, ठीक है।
नेक्स्ट है शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यक्त रखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये उसका कार्य नहीं माना जा सकता टीचर का। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ चुका है अपना, क्या होगा, ऑप्शन बी। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर, हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। देखिए, इसमें सिगमंड फ्रायड के अनुसार इड, ईगो और सुपर ईगो जो इन्होंने बताए हैं, इन तीनों के बारे में बात हो रही है। और ये क्या कह रहा है, अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन सत्यता और नैतिकता की अवहेलना या नकारते हुए अपने आप को संतुष्ट करता है। तो केवल अपने आप से जिस चीज का मतलब होता है या केवल अपने सुख तक ही कामना करता है इंसान, तो वो किस प्रकार का व्यवहार कहलाता है सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग, वो कहलाता है इड, इड या इद जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और जो सैद्धांतिक व्यवहार होता है उसको सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है, परा अहम में शामिल किया है इसको। ठीक है, और जो दोनों के बीच कड़ी का काम करता है या दोनों के बीच संतुलन का काम करता है उसको क्या कहते हैं, अहम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपनी इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोकन इकोनॉमी। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, टोकन इकोनॉमी। क्योंकि इसमें ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है गठन करना, शेपिंग, किसी चीज को शेपिंग करना, बनाना, ये तो एक प्रकार की क्रिएशन है। वो किसी चीज को हासिल करना और उसको कार्य को लाभ में बदलने की बात तो नहीं हो रही। विलोपन, ठीक है, विलोपन का मतलब हो गया विलुप्त हो जाना, ठीक है, या गुम हो जाना। और अप्रकट संवेदीकरण का मतलब क्या हो जाता है, अप्रकट मतलब जिस प्रकार जो संवेग है उनका जब प्रकट ही नहीं किया जाएगा या छुपा लिया जाएगा तो वो अप्रकट संवेदीकरण हो गए। इनमें किसी भी ऑप्शन में, ऑप्शन ए के सिवाय किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है जिसमें ये बात कर रहा हो किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में अपनी इच्छुक चीजें कार्य लाभ में बदल लेता है, तो क्या हो गया, टोकन इकोनॉमी। हम किसी भी चीज को मान सकते हैं, जैसे खिलौना ले लिया किसी बच्चे ने, ठीक है, और या मान लो कोई बच्चे ने कोई कार्य किया और कार्य करने के बदले में उसने ये कह दिया कि मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, ठीक है, मुझे साइकिल ला के दोगे ना, ठीक है, लेकिन आज मैं पढ़ लूंगा तो आज मुझे चॉकलेट मिल जाएगी। तो ये चॉकलेट क्या हो गई, एक प्रकार की टोकन इकोनॉमी हो गई। ठीक है, तो किसी चीज को हासिल करता है और अपनी इच्छुक चीजें और कार्य या लाभ में बदल सकता है, तो आने वाले फ्यूचर में उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसके लाभ के रूप में होगा कि नहीं होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है। तो देखिए, जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही शिक्षक द्वारा दंडित होने के डर से वो ये बात बता भी नहीं रहा है। तो निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह से समझाया गया है। पद्धति, पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति। अब विरोधाभासी तो नहीं है, वो बच्चा ऐसा तो नहीं चाह रहा ना कि वो टीचर मतलब बता देगा तो वो उसको पीट देगा तो मुझे अपोजिट में कुछ प्रतिक्रिया या रिएक्शन देने को मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। वर्जन, वर्जन विरोधाभासी भी इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। पद्धति, वर्जन विरोधाभासी, पद्धति वर्जन विरोधाभासी, ये बिल्कुल सही है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए,
पद्धति पद्धति विरोधाभासी, ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, वर्जन वर्जन गलत हो जाएगा, लेकिन पद्धति वर्जन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि ये पद्धति वर्जन का मतलब क्या है। अप्रोच एविडेंस की बात हो रही है यहाँ पर। पद्धति वर्जन का मतलब क्या हो गया, अप्रोच एविडेंस। इसको हम क्या पढ़ेंगे, अप्रोच और एविडेंस। तो अप्रोच एविडेंस का जो इसमें देखने को मिल रहा है ना कॉन्फ्लिक्ट, वो सिचुएशन है ये, ठीक है। और अगर बात की जाए तो ये एविडेंस नहीं हो सकता, ठीक है, और अप्रोच भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए इसका डी ऑप्शन भी एक बार देख ही लेते हैं, ऊपर लिखती कोई नहीं, तो ये आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है, मतलब दूसरे के प्रति जो उसकी प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है, उसमें भी कमी है और कम्युनिकेशन में भी कमी है, तथा असामान्य व्यवहार को वह बार बार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो सेसोस्वालीनता, क्या कहेंगे इसको हम, सेसोस्वालीनता कहेंगे, इन्फेंटिक ऑटिज्म, क्या कहेंगे, सेसोस्वालीनता, इन्फेंटिक ऑटिज्म। इसमें एक क्वेश्चन अपना पहले भी आ चुका है जिसमें मैंने बात की थी कि जिसमें संप्रेषण की कमी भी पाई जाती है, सामाजिक व्यवहार की भी कमी पाई जाती है, और असामान्य व्यवहार जो करता है वो बच्चे किस विकार से ग्रसित होता है, तो उसमें ऑटिज्म या कह सकते हैं सेसोस्वालीनता इसमें बच्चे में पाई जाएगी, क्योंकि जो बच्चा है उसकी एज क्या है, 5 वर्ष की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, श्रवण बाधिता के बारे में आपको पता होगा, जो श्रवण बाधिता है, कम सुनाई देता है जिसको भी, ठीक है, हियरिंग प्रॉब्लम होती है। और अधिगम अक्षमता का मतलब क्या हो गया, जिसमें पढ़ने लिखने या किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार का गणितीय विकार पाया जाता है, तो वो क्या हो गया, अधिगम या लर्निंग डिसेबिलिटी हम उसमें काउंट करेंगे, ठीक है। शैक्षिक पिछड़ापन किसी विशेष क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोर अवस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रहने की या खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसमें हमने डिस्कशन किया था, जिसने भी मेरे से पढ़ा हुआ है ऑफलाइन क्लास में, तो ये होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, अपने आप को खाने से दूर रखा जाता है या भूख को मारने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ज्यादातर लड़कियों में ये पाई जाती है। एक होता है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में बहुत अधिक खाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठूस ठूस कर खाना, जब तक गले तक ना भर जाए तब तक खाना, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक विकार होते हैं एक प्रकार के। और अगर बात करें यहां पर स्वालीनता के बारे में हमने बता दिया था। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था मैंने, इसमें 21वें गुणसूत्र की कॉपी बढ़ जाती है। एक पहले टेस्ट सीरीज आई थी उसमें हमने डिस्कशन कर लिया था। और डिलीरियम की अगर बारे में बात करें हम, तो जो डिलीरियम होता है ये क्या होता है, डिलीरियम जो है ये एक प्रकार का, किस प्रकार का दोष होता है, भ्रम उत्पन्न की स्थिति है ना। जब जैसे किसी चीज को देखकर हम भ्रमित हो जाएं, इल्यूजन क्रिएट हो जाए, तो वो डिलीरियम टर्मिनेंस में आ जाएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? तो अगर बात की जाए पहले ऑप्शन की, जो ऑप्टिक एट्रोफी होती है, इसमें आंख की नस या जो ऑप्टिक नर्व है ना वो खराब हो जाती है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है एस्टिग्मेटिज्म। जो एस्टिग्मेटिज्म होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आंख की गोलाई जो है ना उसमें दोष आ जाता है। आंख की गोलाई है उसमें मतलब कमी या कुछ दोष देखने को मिलता है। हाइपरोपिया, हाइपरोपिया का मतलब क्या हो गया, अगर हाइपरोपिया की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, इसमें दूरदर्शिता के लिए बात की जा रही है, तो हाइपरोपिया जो है वो दूरदर्शिता मतलब इसमें साफ दिखाई नहीं देता निकट का, है ना, लेकिन ये दूरदर्शिता के लिए बात कर रहा है, निकट का इसमें साफ दिखाई नहीं देता। आई होप ये क्वेश्चन ही मुझे तो रॉन्ग लग रहा है। और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अपवर्तन, है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने तीनों के बारे में बता दिया है आपको। रिफ्रैक्शन का मतलब तो क्या हो गया, अपवर्तन। हाइपरोपिया का मतलब क्या होता है, निकट का या नजदीक का साफ ना दिखना। और एस्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है, आंख की गोलाई में दोष। और ऑप्टिक एट्रोफी का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है ऑप्टिक एट्रोफी का मतलब आँख की जो कौन सी ऑप्टिक नर्व जो होती है या नस है उसमें खराबी आ जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का तो अब इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? देखिए, सीखने का जो व्यवहारिक सिद्धांत है, सीखने का जो सिद्धांत है वो तो किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? व्यवहारिक सिद्धांत की। तो यहां पर ही ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। व्यवहारिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है हम नहीं जानते किसी के बारे में, यहां पर कोई नाम ही ऐसा दिया ही नहीं है। तो थॉर्नडाइक किसके? जो सीखने के जिन्होंने नियम दिए हैं, लर्निंग थ्योरी के जन्मदाता या जनक, फादर ऑफ लर्निंग इनको कहा जाता है। गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था 1983 में, ठीक है, जिन्होंने कुछ 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। पहले 7 प्रकार थे, फिर उनको 8 प्रकारों में विभाजित कर दिया गया था। कोफा, कॉलर, वर्दीमर, इनको गैस्टाल्टवादियों में काउंट किया जाता है कॉलर को, और इन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। सिद्धांत इनसे संबंधित कौन सा है? तो सूज का सिद्धांत है, इनसाइट थ्योरी। अगर बात करें हम हल की, तो हल ने कौन सा? प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और टोलमैन से संबंधित कौन सा है? साइन लर्निंग थ्योरी, चिन्ह अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? टोलमैन से। तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है, इसमें भी एक बोनस मार्क दिया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करती है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मतलब हो गया नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटीई। इसका मतलब क्या हो गया? एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी। इन तीनों का ही संबंध इससे नहीं है, तो फिर इसका आंसर होगा भारतीय पुनर्वास परिषद। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय पुनर्वास परिषद राइट आंसर होगा। क्योंकि किसकी बात कर रहा है ये? विकलांगता पुनर्वास की बात कर रहा है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उनका क्रियान्वयन और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसको हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे ने क्या कहा है? इसे अंतर्ज्ञान कहा है। अंतर्ज्ञान का मतलब क्या हो गया? इसको इन्होंने इन्यूटेटिव कहा है, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का ये अर्थ है? ठीक है, अब देखो, जीन पियाजे ने 4 चरण बताए हैं, जिसको हम एक पहले की टेस्ट सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग एक बार उनको भी वॉच कर लीजिएगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। स्टार विल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस चैनल पर आपको रीजनिंग की भी कंप्लीट कोर्स की वीडियोस मिलेंगी, बाकी के सब्जेक्ट भी हैं। तो अगर आपको इसके कुछ सेशन पसंद आ रहे हैं, थोड़ा भी आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में, यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा इसको, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचें, तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जीन पियाजे ने कौन से चरण के बारे में बात की? तो मैंने इसमें पहले की एक वीडियो में बताया था कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है मानव विकास को, संज्ञानात्मक विकास का जिन्होंने सिद्धांत दिया। तो इसमें 4 अवस्थाओं में बांटा, जिसको हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ते थे, SPCF। एस का मतलब हो गया सेंसरी मोटर स्टेज, पी का मतलब क्या हो गया? प्री
ऑपरेशनल स्टेज, सी का मतलब क्या हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और एफ का मतलब क्या हो जाता है फॉर्मल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इस प्रकार का हमें दिया हुआ है, साकार संचालन का मतलब होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि थर्ड है, इसका मतलब क्या होता है थर्ड हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। पूर्व संचालन का मतलब क्या हो गया प्री ऑपरेशनल, पूर्व संचालन का मतलब क्या हो गया प्री ऑपरेशनल, और सी का मतलब क्या हो गया औपचारिक संचालन फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहां पर हमें यह बताना है कि बच्चे सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिज्ञासा की जो प्रबलता है बच्चे में वो किस एज में पाई जाती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी पूर्व संचालन। पूर्व संचालन का मतलब क्या हो गया यहां पर प्री ऑपरेशनल, किस कैटेगरी में चला जाएगा ये प्री ऑपरेशनल की स्टेज में चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसकी जो एज की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको ध्यान हो ये होती है 0 से, जो पहली जो स्टेज है इसका क्या होता है 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, और इसके बाद ये क्या हो जाता है ये हो जाता है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, फिर क्या हो जाता है 7 से 11 वर्ष तक, और फिर क्या हो जाता है 11 से 15 या 11 से 14 या 11 से ऊपर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। आज के बच्चों की बात नहीं हो रही, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ज्यादातर जो बच्चे हैं वो सार्थक शब्द किस उम्र में बोल लेते हैं, इस बारे में हमें बात करनी है। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो माना जाता है ऑप्शन डी 10 से 13 महीने में। 10 से 13 महीने के बच्चे प्रथम सार्थक शब्द बोल लेते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं पहले ही कि ये आप अपने आसपास के या अपने घर के बच्चों से कनेक्ट मत करना। आज जो है उस साइकोलॉजी के अनुसार जो कुछ चीज़ें बनाई गई थी, कुछ मानदंड हैं, उनमें कुछ परिवर्तन आ चुका है। तो इसमें जब अमेंडमेंट होगा तब वो चीज़ें अप्लाई होंगी। फिलहाल साइकोलॉजी में जो चीज़ें पहले मेंशन की हुई हैं उसके अकॉर्डिंग 10 से 13 महीने में बच्चे सार्थक शब्द बोल पाते हैं। ज्यादातर बच्चों के बारे में बात हो रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है। इस क्वेश्चन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के जो जनक हैं वो हैं हार्वर्ड गार्डनर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया था 1983 में बुद्धि के कुछ 7 प्रकार बताए थे, फिर इनको बाद में 8 प्रकारों में विभाजित कर दिया था। वाइगोस्की की अगर बात की जाए तो वाइगोस्की से संबंधित सिद्धांत कौन सा है। वाइगोस्की ने सामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जेडपीडी, निकटतम विकास का क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग, पाड़, ढांचा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कौन सा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, इन सब चीजों के बारे में किसने डिस्कशन किया है वाइगोस्की ने। कौन सा सिद्धांत सामाजिक विकास सिद्धांत, SCL सिद्धांत भी इसको बोल देते हैं, सोशल कल्चरल लैंग्वेज थ्योरी। ठीक है, और ब्रूनर की अगर बात की जाए तो जेरोम ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था संरचनात्मक सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर का कौन सा सिद्धांत है संरचनात्मक सिद्धांत। अल्फ्रेड बिने के बारे में आप जानते होंगे। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के क्षेत्र में सबसे पहला कार्य किया। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी, या हम कह सकते हैं बुद्धि का अविभाजित सिद्धांत या निरंकुश सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था अल्फ्रेड बिने के द्वारा। बुद्धि का सर्वप्रथम परीक्षण भी किसके द्वारा तैयार किया गया था अल्फ्रेड बिने के द्वारा, साइमन की सहायता से, फ्रांस में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया। तो सामाजिक रचनावाद की अगर बात हो रही है, अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था, सोशल कल्चरल और लैंग्वेज, इसके बारे में बात किसने की है वाइगोस्की ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए वाइगोस्की। पियाजे के बारे में आप लोग जानते होंगे। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन ए, लेकिन हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे ने कौन सा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और डीवी की अगर बात की जाए तो जो जॉन डीवी हैं वो प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक माने जाते हैं,
और इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। इनको प्रगतिशील शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। किसको? जॉन डीवी को। कोहलबर्ग के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। कोहलबर्ग ने कौन सा? इनसाइट थ्योरी, जो सूझ का सिद्धांत है, उसमें सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। गेस्टाल्टवादी है ये कोहलबर्ग। सॉरी, कोहलबर्ग है वो, कोहलर था, सॉरी। ये कोहलबर्ग ने क्या? नैतिक विकास सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने अभी आपको इनसाइट थ्योरी में जो बताया वो कोहलर के बारे में बता दिया है ना, मेरे से मिस्टेक होगी, सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग किए जाने वाली सहायक सामग्री कौन सी नहीं है? तो देखिए, बड़े प्रिंट की किताबें, विशालकाय कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणी विश्लेषक, पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक, है ना। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें बड़े प्रिंट की किताबें हैं, वो तो प्रयोग करनी चाहिए। किसके लिए? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए तो सहायक सामग्री होती है। अगर बात की जाए विशालक कंप्यूटरीकृत किताबों की, तो जो मैग्नीफाइंग कंप्यूटर बुक होती हैं, इनका प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट है वाणी विश्लेषक, ये तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें। अब जो कंप्यूटरीकृत किताबें हैं, एक बात बताओ आप, कंप्यूटर में जो किताब होगी, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके किताबें जो है, उनके अक्षर या तो उभरे हुए होते हैं या अंदर धंसे हुए होते हैं, गड्ढे होते हैं उनमें, तो उनसे बच्चे हाथ लगा कर उसमें उंगलियों की सहायता से उनको रीड कर पाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में वो रीड कैसे कर पाएंगे? तो विशालक की कंप्यूटरीकृत किताबें, मैग्नीफाइंग कंप्यूटर बुक, ये इसमें आंसर हो जाएगा आई थिंक। वाणी विश्लेषक, पाठ्य पुस्तक तथा अनुपूरक। पाठ्य पुस्तक मतलब सप्लीमेंट टू टेक्स्ट बुक, ये भी इसका आंसर लग रहा है, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन भी गलत है। आई थिंक आरपीएससी ने इसको भी डिलीट किया होगा, क्योंकि ऑप्शन एक क्वेश्चन के दो आंसर थोड़ी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, श्रवण की विकृति की माप की जाती है। जो सुनने की विकृति है उसकी माप किस में की जाती है? तो इसकी माप की जाती है डेसिबल में। सुनने की जो विकृति है इसकी माप किस में की जाती है? डेसिबल में। ध्वनि को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसको डेसिबल बोलते हैं, ठीक है। और शक्ति को किस में मापा जाता है? वाट में मापा जाता है शक्ति को, ठीक है। और अगर बात की जाए पौंड, वजन किस में मापा जाता है? पौंड में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए हर्ट्ज किसको मेजर करने की यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण हमें बताना है। तो सूक्ष्म चलन की अगर बात की जाए तो सूक्ष्म चलन का मतलब क्या होता है? पहले तो थोड़ा सा ये आप देख लीजिए। सूक्ष्म चलन का मतलब यहां पर फाइन मोटर स्किल की बात हो रही है, फाइन मोटर स्किल, ठीक है। तो फाइन मोटर स्किल में क्या आते हैं? छोटे जो पार्ट होते हैं बॉडी के वो आते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित क्या हो गया? बड़े पार्ट्स क्या आते हैं? बड़े पार्ट्स आपके उसमें चले जाएंगे, फाइन मोटर स्किल में नहीं जाएंगे। जो चढ़ना है, चढ़ने के लिए आपने हाथ या पैरों का यूज किया तो बड़े अंगों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कूदना, इसमें अपने पैरों का यूज हो रहा है। दौड़ने में पैरों का यूज हो रहा है। तो लिखना जो है ना, लिखने में अपनी फाइन मोटर जो स्किल होती है इसका यूज होता है, सूक्ष्म चलन कौशल का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 26 का ऑप्शन आएगा डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीमा का संबंध किससे है? जीन पियाजे से है। स्कीमा का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो चीज कॉन्सेप्ट पहले से ही नॉलेज है, वो जो संगठित रूप में पहले से ही पड़ी है, तो यहां पर खंडन क्रिया विधि, ये इसका आंसर नहीं होगा। खंडन का मतलब क्या हो गया? चकिंग मैकेनिज्म बोलते हैं जिसको, चकिंग मैकेनिज्म। दूसरा क्या हो गया? अधिगम विधि, लर्निंग टेक्निक भी नहीं है। लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित फैक्ट्स का एकत्रित होना। पहले की जो चीज है हमारे जो माइंड में पड़ी है उनका जो एकत्रित करके जब हम यूज करते हैं तो वो क्या हो जाती है? स्कीमा कहलाती है। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि,
इसका मतलब क्या हो गया, डिफेंस मैकेनिज्म की बात हो रही है, तो ये भी नहीं है इसका ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत को प्रतिपादित करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? सिंपल सा ध्यान रखना है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के जनक कौन है? तो जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है इसके जनक माने जाते हैं, किसको माना जाता है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का जनक? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के जनक कौन है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है। जेरोम ब्रूनर के बारे में हम बात कर चुके हैं। जेरोम ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? संरचनात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत से रिलेटेड है, और जेपी गिलफोर्ड बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत मॉडल जो थ्योरी है उससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। जो शिक्षणीय वर्ग होता है इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा जो ग्रुप हमें चुनना है जो मतलब एजुकेबल हो, ठीक है, जिसको एजुकेशन दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि 50 से नीचे हैं वो बहुत ही लो कैटेगरी के बच्चे हो जाएंगे, इनका आईक्यू लेवल बहुत ही निम्न लेवल का हो जाएगा। ये बच्चे जो हैं इनको शिक्षण नहीं कराया जा सकता। और 50 से 70 वाली कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं इनको हथकरघा उद्योग वगैरह की शिक्षा, जो पिछड़े टाइप के बच्चे हैं उन कैटेगरी में लेके जाएंगे। या 70 से 90 की अगर मैं बात करूं तो यही एक इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो शिक्षणीय वर्ग में शामिल हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देंगे? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? आप सभी अच्छे से जानते होंगे अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन्स के द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये सभी बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।